हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नेम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस बन गई थी जिसकी वजह से फ्रांस में एकदम रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम में फ्रांस का किंग था लुई 16। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस करा था कि ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उसे टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा था। तो अभी हर रोज का भी काफी ज्यादा खर्च था। जैसे जो वहाँ का पैलेस था वर्साइल्स, उसे मेंटेन करने में आर्मी का खर्च हो गया, गवर्नमेंट को चलाने का खर्च हो गया, या फिर यूनिवर्सिटीज का खर्च, कोर्ट का खर्च, ये सारे खर्च होने के कारण उसे टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा। लेकिन फ्रांस के ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली मोनार्क अकेले टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो इस उन्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ी जिसे स्टेट्स जर्नल की टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़े, इंक्रीज करा जाए। अब स्टेट जर्नल है क्या था? स्टेट जर्नल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करा जाता था, डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन जो मोनार्क अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, लेकिन वो मीटिंग बुलाने के लिए उसका डिसीजन होता था कि कब मीटिंग को बुलाना है स्टेट्स जर्नल की। अभी ये जो लास्ट टाइम पे जो मीटिंग हुई थी स्टेट्स जर्नल की, वो हुई थी 1614 में, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था। अभी वो गद्दी पे बैठा था 1774 में, और 1789 तक पहुँचते पहुँचते ये काफ़ी टाइम हो चुका था। 100 प्लस या 150 के करीब जो ईयर्स हो चुके थे जब ये मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम में। तो ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने असेंबली बुलाई 1789 5 मई को कि यहाँ पे जो टैक्सेस को इंक्रीज करने का डिसीजन लिया जाए। तो वहाँ पे जो हॉल था, वर्साइल्स का एक हॉल वहाँ पे प्रिपेयर करा गया कि सारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के मेंबर थे। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन जो टैक्सेस थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को के मेंबर्स को पे करने पड़ते थे। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के मेंबर थे, मतलब स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो 300 गए थे। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट स्टेट के थे और 300 रिप्रेजेंटेटिव्स सेकंड स्टेट के थे, हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। और जैसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जैसे ये पार्लियामेंट होगी, ठीक है, और इसमें फर्स्ट स्टेट के मेंबर यहाँ पे होंगे, रोज में बैठे थे, और सेकंड स्टेट के मेंबर्स यहाँ पे बैठे थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, भले वो 600 मेंबर्स गए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी थर्ड स्टेट की, और थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वही वहाँ पे गए थे डिसीजन लेने के लिए, उन्हें बुलाया गया था। तो वो यहाँ पे पीछे बैठे थे। यहाँ लिखा है ना, हैड टू स्टैंड एट बैक, उन्हें पीछे खड़ना पड़ा था, उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिली थी। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। मतलब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, या फिर वुमेन हो गए, इनको कोई वहाँ पे असेंबली में जाने की कोई एंट्री की मनाही थी, डिनाई करा जाता था, वो नहीं जा सकते थे। सो जो उनकी ग्रीवेंसेस, जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह, जहाँ कोई भी उनकी डिमांड्स थी, वो उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी 40,000 के करीब जो लेटर्स थे, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लेकर गए थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी, कोई भी डिमांड्स थी, कि वो वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। मतलब अभी तक हमने डिस्कस करा कि फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स हो गए, सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर्स हो गए, ये वहाँ पे गए थे, और थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर्स, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उन्हें जो वहाँ थर्ड स्टेट के एजुकेटेड मेंबर थे, सिर्फ उन्हें ही वहाँ पे जाने की मतलब वही वहाँ पे एंटर कर सकते थे। लेकिन वो उन्हें ज़्यादा कोई मतलब उन्हें काफ़ी पीछे खड़े होना पड़ा था। नेक्स्ट, वोटिंग इन द स्टेट्स जर्नल इन द पास्ट मतलब पिछले टाइम के अकॉर्डिंगली जो वहाँ के स्टेट्स जर्नल में, जैसे मान लो कि 1 वोट, लाइक मान लो कि फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स के उनके पास 1 वोट का राइट था, सेम ऐसे सेकंड स्टेट के 1 वोट, और थर्ड स्टेट
मतलब तीनों के तीनों जो स्टेट्स थी, मतलब तीनों के एक एक मेंबर, जितने मर्जी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उन्हें एक वोट का राइट था कि फर्स्ट स्टेट के पास भी वन वोट का राइट हो गया, सेकंड स्टेट के पास भी वन वोट का राइट हो गया, और थर्ड स्टेट के पास भी। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे। अभी देखो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के मेंबर्स का तो डिसीजन सेम ही होता था, उन्होंने तो अपने हक में ही सारे डिसीजंस लेने थे। लेकिन सुनी किन की नहीं जाती थी? थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स की। उनके पास भी एक राइट, एक ही वोट थी, तो उनकी कोई सुनता नहीं था। तो इसमें क्या था, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड थी कि वोटिंग सिस्टम अभी चेंज होना चाहिए। अभी असेंबली में ऐसे वोट ली जाए जैसे हर एक मेंबर के पास क्या होनी चाहिए, एक वोट होनी चाहिए, जैसे अभी डेमोक्रेसी में है कि हर एक मेंबर के पास क्या है, एक वोट का राइट है। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये किसके बेस के किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस था? जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो फिलोसफर, जो हमने रूसो की बुक के बारे में देखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो डेमोक्रेटिक वे से भी कहते थे कि हर एक मेंबर के पास एक वोट का राइट होना चाहिए, वो भी यही डिमांड कर रहे थे वहां पे। लेकिन किंग ने, लुई 16 ने इसको क्या कर दिया था, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो भी डिमांड कर रहे थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या करा, वो कह रहे थे कि हम तो पूरी सोसाइटी, मतलब वो पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। तो 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स। तो 20 जून को वो इकट्ठे हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में, ग्राउंड में, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे वर्साइल्स के। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली कि हमारी डिमांड्स को, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनकी तो सुनी नहीं जाती थी। अगर कहीं पे भी उनको कोई भी राइट्स नहीं थे, सारे टैक्सेस भी उनको ही पे करने पड़ते थे। अभी वो काफी ज्यादा एजुकेटेड हो चुके थे, इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो उन्होंने नेशनल असेंबली एज अ, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज अ नेशनल असेंबली कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा जाए, ड्राफ्ट करा जाए। एंड फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो साथ में क्या करा जाए, जो मोनार्क के पास इतनी पावर्स है कि वो अपने अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट चलाते हैं, लोगों की सुनी नहीं जाती, तो मोनार्क की पावर्स भी साथ साथ में लिमिट करी जाए। ठीक है, एक तो हो गया नेशनल असेंबली की, वो कहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा जाए, और साथ में जो मोनार्क की पावर्स हैं उन्हें भी लिमिट करा जाए। तो इनको जो मेन लीडर्स थे इनके, फर्स्ट हो गए मिराबियो एंड द एबेसियस, ये दो मेन लीडर्स थे। और ये नहीं कि वो सिर्फ मिडिल क्लासेस से ही बिलोंग करते थे। जो मिराबियो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिराबियो एंड एबेसियस कौन थे। तो मिराबियो जो एक नोबल फैमिली से, भले वो नोबल फैमिली कौन सी थी, सेकंड स्टेट, जो काफी रिच थे, लैंड ओनर्स थे, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, मतलब स्पेशल राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे बर्थ से, लेकिन वो इसके खिलाफ थे। उनके अकॉर्डिंगली ये जो फ्यूडल प्रिविलेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जो थर्ड स्टेट के राइट्स है उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी। थर्ड स्टेट्स के मतलब कि उन्हें ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ते, ये तो इनइक्वालिटी है, उन्हें ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो फिर ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स वगैरह लिखे इसके ऊपर, और बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस दी जो क्राउड्स में, वर्साइल्स में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम के वो बिल्कुल खिलाफ थे। भले वो एक किससे बिलोंग करते थे, कौन सी फैमिली से, कौन सी डायनेस्टी से, कौन सी स्टेट से, सॉरी, सेकंड स्टेट से, नोबल से। जो एवेसियस थे वो भी एक प्रीस्ट फैमिली से, मतलब कि प्रीस्ट कौन थे, जो चर्च से बिलोंग करते थे, लाइक फर्स्ट क्लैरिगी से बिलोंग करते थे वो। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे अच्छे जो पैम्पलेट्स वगैरह लिखे। तो पैम्पलेट का उनका नेम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। वो भी थर्ड स्टेट्स के हक में थे, वो भी चाहते थे कि उनके पास राइट्स वगैरह होने चाहिए।
लेकिन नेक्स्ट देखो, जब वो सारे थर्ड स्टेट्स वाले नेशनल असेंबली को बनाने में बिजी थे वर्साइल्स में, कि वो कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा जाए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें थर्ड स्टेट्स के पास भी राइट हो। लेकिन जो रेस्ट ऑफ फ्रांस विद टर्मोइल, लेकिन जो फ्रांस में पूरी कंट्री में क्या होने स्टार्ट हो गए उस टाइम में, जो दंगे फसाद चल रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन बनी हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। तो जो ज़्यादा विंटर के कारण क्या हो गया, बैड हार्वेस्टिंग हुई, ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह खराब होगी, तो जो प्राइजेस थे ब्रेड्स के वो ज़्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो जो ऑफन जो बेकर्स थे वो भी क्या करते थे, इस सिचुएशन का उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे करके, मतलब कि स्टोर कर करके रखना स्टार्ट कर लिया और ज़्यादा पैसे में उन्हें बेचना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, इतने घंटे तक वो खड़े रहते थे लॉन्ग क्यूज में, लाइंस बना बना के बेकरी के बाहर, जो मेंस वगैरह जो खड़ती थी। तो उन्होंने क्या करा, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके वहाँ पे जाके शॉप्स में जाके उन्होंने मतलब कि सामान वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे हमला कर दिया। तो सेम टाइम पे जो किंग था उसने ऑर्डर करा था कि आप पेरिस में क्या हो जाओ, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ठीक है, अभी वो कनेक्ट हो गया ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था, कि सेम टाइम पे जो किंग था उसने अपने ट्रूप्स को क्या करा था कि ऑर्डर करा था कि आप पेरिस में क्या हो जाओ, मूव हो जाओ। तो 14 जुलाई में जो ये वाली कंडीशन थी, जो क्राउड स्टॉर्म था, उन्होंने क्या कर दिया, जाके बिस्टाइल जो वहाँ की फोर्ट्रेस प्रिजन थी उसको क्या कर दिया, वहाँ पे जाके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हमने इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ा था। तो सेम टाइम पे जो कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया था, वहाँ पे रूमर्स स्प्रेड होनी स्टार्ट होगी विलेज टू विलेज, कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है हैड हाइड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, कि यहाँ पे किंग ने ये भी रूमर्स स्प्रेड होनी स्टार्ट होगी कि विलेज टू विलेज की जो लॉर्ड्स है, ये मेन्योर का मीनिंग क्या होता है, कि जो एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉर्ड्स लैंड्स, जिसके एक ऐसी स्टेट जिसके पास जिनके पास कौन सी लैंड होती है, लॉर्ड्स की। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब र्यूमर्स फैलनी स्टार्ट होगी कि यहाँ पे उन्हें कहा गया है कि आप जाके पकी हुई फसलों को जाके खराब कर दो। तो इसकी वजह से लोग और ज़्यादा भड़क गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर में आ गए। तो पीजेंट्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनके पास जितने भी, क्योंकि वो मजदूर थे, किसान थे, उनके पास जो भी उनके जो हल वगैरह हो गए, या फिर कहाड़ी, जो भी उनके पास अपने संद वगैरह थे, वो उन्होंने उठाए और अटैक कर दिया चैटेक्स में। ये क्या था, चैटेक्स का मीनिंग था, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि जो वहाँ पे रिच सोसाइटी से, जो रिच स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, जहाँ पे वो रहते थे, जो वहाँ का रेजिडेंट्स वगैरह था, वहाँ पे उन्होंने जाके अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये चैटेक्स प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन, जो कहीं पे उन्हें इकट्ठा करा हुआ ग्रेन मिलता था, तो वहाँ पे जाके उन्हें लूटना स्टार्ट कर दिया और डॉक्यूमेंट्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे जो मैंने ये ड्यूज थे, वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। तो जो लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स थे, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेशन करनी स्टार्ट कर दी, वहाँ से वो मूव होने स्टार्ट हो गए। तो इतना ज़्यादा रिवॉल्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये जो हमने पढ़ा था ना कि बोथ कंट्री साइड में भी और पेरिस में भी, दोनों साइड में ये कंडीशन बन गई। पेरिस में क्या था, प्राइसेस ज़्यादा राइज होने के कारण जो ये कंडीशन बन गई थी, और यहाँ पे क्या हो गया था, ये सारी प्राइसेस भी इसीलिए राइज हुए थे ना, ये सारी चीज़ों के कारण ही, ठीक है। एक तो फॉर हार्वेस्ट क्रॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, बाकी ये जो र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड हो गई थी, इसकी वजह ये सारी कंडीशंस जो बनी, फेस विद द पावर ऑफ दिस रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, इसकी वजह से लुइस सिक्सटीन को क्या करना पड़ा, उसने पहले तो वो नेशनल असेंबली को बनाने के हक में नहीं था, लेकिन जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब होगी तो उसने क्या करा, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि उसे एक्सेप्ट करने में क्या करा कि उसने मान लिया कि ठीक है नेशनल असेंबली बना लो, ठीक है, कि वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ड्राफ्ट करा जाएगा, जो थर्ड स्टेट वाले इसकी डिमांड कर रहे थे। 4 अगस्त 1789 को एक असेंबली बनाई गई, जिसमें क्या करा गया, जो इतने लंबे टाइम से
पहली बार इतने बड़े लेवल पे कोई चेंज आई थी जब क्या हुआ था 4 अगस्त 1789 को असेंबली में जो फ्यूडल सिस्टम इतने टाइम से चल रहा था, जो टैक्सेस थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे, वो सारे क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। ठीक है, मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जो फर्स्ट स्टेट वाले मेंबर थे, मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो उनके पास इतने लंबे टाइम से वर्ष से वो प्रिविलेजेस चल रहे थे, वो भी सारे खत्म हो गए, उन्हें भी वो छोड़ने पड़े। जो वहां का जो चर्च था, चर्च का टैक्स होता था टेच, वर एबलिश्ड, उसे भी खत्म कर दिया गया। और जो चर्च के पास जितनी भी लैंड थी वो क्या कर दी गई, गवर्नमेंट के पास आ गई, मतलब नेशनल असेंबली जो बनाई थी उन्होंने। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्योर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स, तो उनके पास इनके पास 2 बिलियन लिवर तक क्या आ गया, इतने ये सारे आ गए लिवर्स। मैंने पहले ही कहा था कि जो फ्रांस की वहां पे करेंसी थी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी 2.1, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।